नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान और नकली चेहरा। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है कुर्कबान और नशे के व्यापारियों का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कुर्कबान कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके पहले पार्ट का लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। एक दिन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में विश्व के सबसे शक्तिशाली एवं खतरनाक संस्था के हाथ एक ऐसा व्यक्ति लगा जिसकी शक्ल कुर्कबान से हूबहू मिलती थी। तब माफिया के चीफ नंबर 2 के मस्तिष्क में एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। लेकिन नंबर 2 कुर्कबान और सुपरकार वाली फाइल में लिखी जानकारी के अनुसार तो सुपरकार का संचालक कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल सिर्फ अपने मास्टर यानी कुर्कबान का कहना मानता है। फिर गॉडफादर आपके इसी फेर का इलाज है ये युवक, चूंकि इसकी सूरत एवं आवाज कुर्कबान से मिलती है, अतः सुपरकार का संचालक मिस्टर होल्डोल इसका आदेश भी ठीक उसी तरह मानेगा जैसा कि वो कुर्कबान का मानता है। ओह, वंडरफुल आइडिया। फिर माफिया के हेडक्वार्टर में कुर्कबान के हमशक्ल को कुर्कबान की तरह प्रशिक्षित किया जाने लगा। उधर भारत में कुर्कबान जब एक रात अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था तो रास्ते में धाएं आई। कुर्कबान उस घायल के पास पहुंचा। कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम पर गोली चलाई और क्यों चलाई? कुर्कबान भैया, वे देशद्रोही हैं जो देश की युवा पीढ़ी खासकर छात्र वर्ग को नशे का आदी बनाकर देश की नींव को खोखला करने में लगे हैं। उधर हत्यारे सीधे क्रिस्टोबार के मैनेजर क्रिस्टो के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि मरने से पूर्व राकेश ने देश के मशहूर प्राइवेट जासूस को कुछ बताया है। जग्गू, करीम, इससे पहले कि वो जासूस पुलिस तक पहुंचे या पुलिस उस तक पहुंचे, उसे खत्म कर दो। यस बॉस। फिर जेड.ओ के आदेश पर जग्गू और करीम ने कुर्कबान पर हमला किया। थाएं थाएं। लेकिन कुर्कबान के प्रयास के फलस्वरूप वे दोनों स्वयं दुर्घटना का शिकार हो गए। भड़ाक आई। तुम कौन हो प्यारे लाल, और मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? मैं क्रिस्टोबार। बस इतना ही बताकर वो मर गया। लेकिन उसके मुंह से क्रिस्टोबार का नाम सुनकर कुर्कबान चौंक उठा। तो इसका मतलब नशे के व्यापारियों का संबंध क्रिस्टोबार से है, क्योंकि मरने से पहले राकेश नाम का छात्र भी यही कहना चाहता था, और ये भी क्रिस्टोबार कहकर ही दम तोड़ गया है। खैर, कल मैं स्वयं क्रिस्टोबार जाकर चेक करूंगा कि ये क्रिस्टोबार है किस चिड़िया का नाम। और फिर दूसरे दिन जब कुर्कबान क्रिस्टोबार पहुंचा तो इसका मतलब मरने से पहले राकेश इसे सब कुछ बता चुका था। तभी ये जासूस का बच्चा किसी फिराक में यहाँ आया है। लेकिन इससे पहले कि ये हमारे लिए कोई खतरा बने, मैं इस रास्ते के रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा। फिर क्रिस्टो के आदेश पर ही रघु, जॉन एवं जॉनी नाम के गुंडों ने कुर्कबान और मोटू को LSD का भारी डोज वाला एक एक इंजेक्शन लगाया और भाग गए। तभी उधर से गुजर रहे धमाका सिंह की नजर नशे की हालत में बैठे कुर्कबान और मोटू पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गया और उसने उनकी खूब पिटाई की। तड़ाक तड़ाक, हाय। फिर जब धमाका सिंह की मार और नशे के प्रभाव से वो दोनों बेहोश हो गए, डाल दो इनको जीप में और जीप थाने ले चलो। लेकिन साहब, इनके मुंह से तो झाग निकल रहा है, लगता है इन्होंने कोई विषैला नशा किया है। फिर धमाका सिंह बेहोश कुर्कबान और मोटू को लेकर सरकारी अस्पताल की ओर चल पड़ा। हे बजरंगबली, मेरे बेटी की रक्षा करना, वरना तेरा यह भक्त इसकी मां के कोप का भाजन बन जाएगा। प्रिय पाठकों, यहाँ तक की कहानी आप गत अंक कुर्कबान और नशे के व्यापारियों में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ें। सरकारी अस्पताल में पूरे 8 घंटे से ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगा लाल रंग का बल्ब जल रहा था और सामने बेंच पर बैठा धमाका सिंह सोच रहा था, पता नहीं क्या बात है जो अब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं खुला। अनोखे और मोटू की हालत के बारे में कुछ पता लगे तभी मैं अनोखे की मां को कोई सूचना भेजूं।
तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगा लाल रंग का बल्ब बुझा और साथ ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा भी खुला। डॉक्टर साहब, अब मेरे बच्चों का क्या हाल है? वे दोनों अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन यदि आप इन्हें थोड़ी सी देरी करके यहाँ लाते तो इनका बचना मुश्किल था। जय बजरंगबली, तेरी नाव चली। लेकिन डॉक्टर साहब, बात क्या थी? इंस्पेक्टर, उन दोनों ने एलएसडी की डोज इतनी अधिक मात्रा में ले ली थी कि वो इनके लिए जहर बन गई थी। क्या? तो इसका मतलब अब अनोखे एलएसडी का भी सेवन भी करने लगा है। मैं अभी उस नालायक से पूछता हूँ कि उसे एलएसडी की सप्लाई कहाँ से मिलती है। कौन है वो नशे के व्यापारी जो इस देश में इस तरह की गंदगी फैलाकर देश की नींव को खोखला करने में लगे हैं। वैसे भी आजकल मेरे विभाग की तरफ से एलएसडी, कोकीन, चरस एवं ब्राउन शुगर जैसे नशे और नशे के व्यापारियों को जड़ से मिटा देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है। क्या सोचने लगे इंस्पेक्टर? कुछ नहीं डॉक्टर साहब। क्या मैं अपने बच्चों से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी दोनों मरीज कमजोरी के कारण बेहोश हैं। मैंने उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगा दिए हैं। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। ओह, थैंक यू डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर के वहां से जाते ही धमाका सिंह पास खड़े पुलिसकर्मियों से बोला, सेवक राम, तुम मेरे घर चले जाओ और मेरी पत्नी को यहाँ ले आओ, लेकिन उसे कुछ बताना नहीं। यही कहना कि उसे मैंने बुलाया है, वरना वो बेकार ही परेशान हो जाएगी, समझे? ठीक है साहब। फिर लगभग आधे घंटे बाद पहले कुर्कबान को होश आया। तभी तो होश आ गया मेरे सपूत को, या अभी भी नशे का कुछ खुमार बाकी है? हैं? नशा? तभी कुर्कमान की खुली आंखों में रात वाली घटना का एक दृश्य घूम गया। मिस्टर जासूस की तुम काफी देर से चरस या कोकेन ढूंढ रहे थे, अब तुम एलएसडी का मजा लो। तब बरबस ही उसके मुंह से निकला, ओह एलएसडी? तो नालायक, तुम मानता है कि आजकल तुम और मोटू एलएसडी का सेवन कर रहे हो। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि तुम लोगों को एलएसडी की सप्लाई कहाँ से मिलती है, बोलो, ताकि तुम्हारे साथ साथ मैं उन कुत्तों को भी अच्छी तरह खबर दे सकूं। तब तक मोटू को भी होश आ गया था। जवाब दो अनोखे, कौन है वो लोग जो भारत में इस तरह के नशे का प्रचलन कर देश को तबाही के कगार पर खड़ा करने में लगे हैं? डैडी, ये सच है कि कल रात मैं और मोटू एलएसडी के नशे में थे, लेकिन एलएसडी की वो डोज हमें किन्हीं अज्ञात लोगों ने जबरदस्ती दी थी। बको मत फूफा जी, बान भैया सच कह रहे हैं। तू चुप कर नालायक, मुझे तुम लोगों की किसी बात का यकीन नहीं। हाँ, तुम्हें भला मेरे बच्चों की बात पर क्यों यकीन होने लगा? ये तो तुम्हारे पक्के दुश्मन जो ठहरे। उफ, आ गई मुसीबत मेरी जान को रोने। भगवान, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब मैं इस नालायक से बात कर रहा होता हूं तो तुम बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम हो कि बात को समझती ही नहीं। क्यों ना बोला करूं जी मैं बीच में? आखिर ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। ओफ, पता नहीं किस सड़ी दिमाग की औरत से पाला पड़ा है। अनोखी की माँ, ये सब तुम्हारी दी हुई सह की वजह से ही हो रहा है, जो आज ये दोनों नालायक और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पड़े हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिंदा हैं, वरना तुम इन्हें प्यार करने की जगह इस समय दहाड़े मार मार कर रो रही होती हैं। क्या कहा जी? और तब शायद पहली बार गुलाबती को सही स्थिति का भान हुआ। लेकिन क्या हुआ मेरे बच्चों को? ये अस्पताल में क्यों हैं? भगवान, तुम्हारे ये दोनों सपूत आजकल एलएसडी जैसे घातक नशे का सेवन कर रहे हैं। हे भगवान, ये मेरे बच्चों पर किस बला की नजर लग गई? अनोखे बेटे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोग ये सब? माँ, ये सब झूठ है। मैंने या मोटू ने जानबूझकर ये नशा नहीं किया, बल्कि किन्हीं अज्ञात लोगों ने हमें यह नशा जानबूझकर और जबरदस्ती कराया है। सुन लिया आपने? कैसे बाप हैं आप? आपके बेटों को कोई जबरदस्ती जहर भी पिला दे तो भी आप बजाय उन जबरदस्ती करने वालों के अपने ही बच्चों का दोष निकालेंगे। लानत है आप पर। अरे भगवान, तू भी इस नालायक की बात पर विश्वास कर रही है? मुझे तो इसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं हुआ। मैं अब भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों बदमाश साफ झूठ बोल रहे हैं।
अजी रहने दीजिए आप तो। फिर इससे पहले कि गुलाबती धमाका सिंह की बात को आगे कोई कठोर जवाब देती, बस अब आप लोग शांत हो जाएं। यह अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, कोई नगर पालिका का दफ्तर नहीं। मरीजों को अभी आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा होगा कि अब आप लोग बाहर चले जाएं। ठीक है सिस्टर, हम बाहर जाते हैं। फिर उसी दिन शाम को कुर्बान और मोटू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। धमाका सिंह और गुलाबती इन्हें टैक्सी पर लेकर घर पहुंचे, लेकिन चूंकि डॉक्टर की सलाह थी इसलिए उस दिन रात दोनों ने आराम किया। लो बच्चों, गरम गरम दूध पियो, दूसरे दिन सुबह नाश्ते की मेज पर। बांड भैया, आपके ख्याल से वो लोग कौन थे जिन्होंने परसों रात हमें जबरन नशे का इंजेक्शन लगाया था? ये तो मुझे नहीं पता मोटू, लेकिन वो जो भी थे उनका क्रेस्टोबार से कुछ न कुछ संबंध जरूर था, क्योंकि उस मोटे ने इंजेक्शन लगाते वक्त कहा था कि सुना है तुम लोग बहुत देर से चरस और कोकीन तलाश करते फिर रहे हो, और चरस या कोकीन हमने सिर्फ क्रेस्टोबार में ही पूछी थी। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बाण भैया, हमें मौत के मुंह में धकेलने वाले निश्चित रूप से क्रेस्टोबार वालों के ही आदमी थे। हाँ प्यारे मोटू, और आज रात हम भी उनकी ऐसी तैसी करने क्रेस्टोबार चलेंगे। लेकिन अब तुम चुप हो जाओ, माँ इधर ही आ रही है। और मोटू चुपचाप नाश्ता करने लगा। और उसी रात लगभग 9 बजे कुर्बान और मोटू ने क्रेस्टोबार में प्रवेश किया और सीधे मैनेजर की कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखते ही कुर्बान तुम? हाँ प्यारे मैनेजर, हम यानी कुर्बान दी ग्रेट। और प्यारे, जब तुमने हमें पहचान ही लिया है तो जल्दी से हमें यह भी बता दो कि हिंदुस्तान में नशे का व्यापार करने वाले लोग कौन हैं और उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। क्या बकते हो तुम? मैं भला नशे के व्यापार के बारे में क्या जानूं? मैं तो, कहते हुए क्रेस्टो का हाथ मेज की दराज की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुर्बान ने शायद उसकी इस हरकत को देख लिया था, अतः धड़ाक आ। हाँ तो प्यारे मैनेजर, मेरे प्रश्नों का सीधा और साफ जवाब दो, वो भी बिना कोई होशियारी दिखाए, वरना मैं कहता हूं मिस्टर कुर्बान, तुम्हें तुम्हारी यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। ढिसुम आ। प्यारे लाल, मेरी किसी भी हरकत को बनिए की तराजू में सस्ती या महंगी करके तौलने की जगह शराफत से मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं कुछ नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या। धड़ाक। फिर क्रेस्टोबार के मैनेजर क्रेस्टो को बोलने का मौका दिए बिना कुर्बान ने उसे लात और घूसों पर रख लिया। ठक, उफ, ढिसुम, आई, धाड़, हाय। और शीघ्र ही ठहरो, मुझे और मत मारो, मैं बताता हूँ। वाह प्यारे लाल, जल्दी लाइन पर आ गए। खैर बोलो, घूंघट के पट खोलो। काश 2-1 घूसे मैं भी इस पर मार लेता तो परसों रात वाले अपमान का कुछ तो बदला ले लेता। क्रिस्टो ने कुछ बताने से पहले 3-4 लंबी लंबी सांसें ली और तभी कुछ सोचकर एकाएक ही उसकी आंखें चमकने लगी। प्यारे लाल, जल्दी बोलो, नखरे क्यों दिखा रहे हो? तभी क्रिस्टो ने अपने दांत की पंक्ति में लगा एक नकली दांत, जो कि वास्तव में एक छोटा बम था, उसे जोर से अपने दांतों से भींचा। फलस्वरूप भड़ाम, उफ, हाय, मरा। क्रेस्टो के तो टुकड़े टुकड़े हो गए और कुर्कमान का सिर कमरे की एक दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के आगे दिवाली के अनार से छूटने लगे। खटाक, उफ। फिर बेहोश होने से पूर्व कुर्कमान के मस्तिष्क में किसी हथौड़ी की तरह एक शब्द टकराया, माफिया, और वो अपने होश खो बैठा। फिर पता नहीं कब उसकी चेतना वापस लौटी, लेकिन जब लौटी तो बाहर से कमरे का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। खट खट खट। उफ। तभी मैनेजर साहब, अंदर क्या हो रहा है? कृपया दरवाजा खोलिए। पी पी पी। ओह, लगता है यहाँ पुलिस पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। खटखट। पी पी। मोटू जल्दी से उठ, अब मैं कहता हूँ उठ। मोटू जल्दी से उठ, अबे मैं कहता हूँ उठ। फिर कुर्बान ने बेहोश मोटू को अपने कंधे पर लादा और खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर निकल आया। उफ, ये कमबख्त मोटू मेरी जान की मुसीबत है।
उधर शहर से बाहर बिरान में एक खंडरनुमा इमारत, जो कि वास्तव में भारत में माफिया का हेडक्वार्टर था। माफिया का भारतीय बॉस जेड-ओ इस समय भारी गुस्से में लाल पीला हो रहा था। तो उस जासूस छोकरे के कारण न केवल हमें क्रिस्टो के रूप में अपना वफादार साथी खोना पड़ा, बल्कि साथ ही आज से हमारा एक अड्डा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। यस बॉस। खामोश रघु, कल दिन निकलने से पहले मुझे उस जासूस छोकरे की लाश चाहिए, समझे? ओके बॉस। तभी एकाएक सामने दीवार पर लगा हरे रंग का बल्ब जलने लगा। पिक पिक। ओह, लगता है हेडक्वार्टर से कोई आया है, लेकिन इस समय यहां भला कौन आ सकता है? फिर जेड-ओ ने मेज पर ही एक और लगा एक गुप्त बटन दबाया तो दाहिनी ओर की दीवार दो भागों में विभाजित होने लगी। अगले ही क्षण, अरे कुर्कपान हैं क्या? चीफ, आप और इस भारतीय जासूस कुर्कपान के साथ? तो जेडो, तुम भी इसे देखकर धोखा खा गए? धोखा? कैसा धोखा? मैं कुछ समझा नहीं चीफ। तो सुनो जेडो, ये भारतीय जासूस कुर्कबान नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है और इसे हम एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत यहां लाए हैं। क्या? तब माफिया के चीफ नंबर 2 ने जेड-ओ को अपनी पूरी योजना बता दी। उसकी पूरी योजना सुनने के बाद तो इसका मतलब चीफ, आप बहुत ही सही वक्त पर यहां पहुंचे हैं, लेकिन यदि आपके आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आपकी सारी योजना खटाई में पड़ जाती। वो कैसे? आपके आने से पहले मैं अपने आदमियों को कुर्कबान को खत्म करने का आदेश दे रहा था, लेकिन क्यों? इसलिए कि उसने माफिया का बहुत नुकसान किया है। फिर जेडो ने अब तक की भारत में घटी घटनाएं चीफ नंबर 2 को बता दी। ओह, तो इसका मतलब है मैं वाकई यहां समय रहते ही पहुंच गया हूं। जेडो, अब तुम अपने आदमियों को आदेश दो कि वो आज ही जेड-ओ, अब तुम अपने आदमियों को आदेश दो कि वो आज ही रात कुर्कबान को जीवित यहां उठाकर ले आए। ओके चीफ। फिर जेडो ने वही आदेश रघु और उसके साथियों को दोहरा दिया। इसी के साथ वो मीटिंग समाप्त हो गई। उस रात कुर्कबान की आंखों में नींद का नामो निशान ना था। वो सोच रहा था, तो इसका मतलब है हमारे देश के युवा वर्ग को नशे का आदी बनाकर देश की नींव को खोखला करने का षड्यंत्र रचने वाली विश्व के सबसे खतरनाक एवं शक्तिशाली संस्था माफिया है। क्योंकि जिस तरह से क्रिस्टोबार के मालिक ने आत्महत्या की है, इस तरह किसी विपत्ति में पड़ने पर सिर्फ माफिया के सदस्य ही आत्महत्या कर सकते हैं। और यदि सचमुच ही इस षड्यंत्र की जन्मदाता माफिया है, तो मुझे कसम है अपने प्यारे वतन की, मैं माफिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तभी अरे, ये तो क्लोरोफॉर्म युक्त गैस की गंध है, लेकिन इसी के साथ कुर्कबान की छठी हिस्स ने उसे खतरे का संकेत दिया और तब उसने अपनी सांस रोकने की कोशिश की। कड़क, लेकिन बेकार। तब तक काफी मात्रा में गैस उसके फेफड़ों में पहुंच चुकी थी और फिर अपने होश खोने से पूर्व उसने अपने ऊपर रघु को झुके पाया। तुम। और इसी के साथ वो पूर्णतः अपनी चेतना खो बैठा था। फिर करीब 1 घंटे बाद छपाक, अरे ये क्या बदतमीजी है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।